नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पार्ट 3 के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है केतकर। अब प्रश्न नंबर 2 आता है। जाति पूर्वाग्रह से संबंधित सैकड़ों कहावतों की चर्चा की गई है, ये किसने कहा है? तो ये कथन भी केतकर का है। प्रश्न 3 आता है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या है? तो 16.6%। प्रश्न 4 आता है। संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 341। फिर प्रश्न 5 आता है। संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? पहले था अनुसूचित जातियों को, अब है अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 342 में। अब प्रश्न 6 आता है। राजस्थान में कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं? तो राजस्थान में 12 जनजातीय समूह निवास करते हैं। अब आता है अगला प्रश्न 7। संविधान की कौन सी धारा में पिछड़े वर्गों की स्थिति का जायजा लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 340। फिर अगला प्रश्न आता है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल थे। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? मंडल आयोग का गठन सन 1977 चुनाव के बाद में किया गया। अब अगला प्रश्न 10। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी? मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1982 को दी। प्रश्न 11 आता है। संविधान की धारा 4 व संविधान की धारा 16(4) के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर होता है 50% से ज़्यादा स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न आता है बच्चों। भारतीय संविधान की धारा 30 में अल्पसंख्यकों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 13 आता है। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में किस सन में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सन 2014 को जैन समुदाय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। अब प्रश्न 14। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो इसका सही उत्तर होता है सन 1992 में। प्रश्न 15 आता है। कौन से समाजशास्त्री पुरुष और स्त्री में विद्यमान जैविक भेदों को समाज में श्रम के लैंगिक विभाजन पर आधार मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज पीटर मुरडॉक। प्रश्न 16। आईपीयू की रिपोर्ट 2015 के मुताबिक महिला जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है 103वां स्थान है। प्रश्न नंबर 17। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल निःशक्त जनों विशेष योग्यजनों की कितनी जनसंख्या है? तो इसका सही उत्तर है 2.6 करोड़ जनसंख्या है। आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है। नर्मदेश्वर प्रसाद की पुस्तक का नाम बताइए। नर्मदेश्वर प्रसाद की पुस्तक का नाम द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम है। प्रश्न नंबर 2 आता है। अनुसूचित जातियों की नियोग्यताएं
किस काल की सामाजिक व्यवस्था का भाग थी? तो अनुसूचित जातियों की नियोग्यताएं मध्यकाल की। बच्चों यहाँ पर ये उत्तर गलत है। यहाँ पर आएगा मध्यकाल की। इसकी जगह आपका उत्तर हो जाएगा मध्यकाल की। यहाँ वापस ही प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका सही उत्तर है मध्यकाल की सामाजिक व्यवस्था का भाग थी। फिर आता है अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने अनुसूचित जातीय समूह निवास करते हैं? तो राजस्थान में 59 अनुसूचित जातीय समूह निवास करते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? उत्तर 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कुल 13.48% है। प्रश्न नंबर 5 आता है, राजस्थान में कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं? राजस्थान में कुल 12 जनजातीय समूह निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आता है, पिछड़े वर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। पिछड़े वर्गों से आशय समाज में निवास करने वाले उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नियोग्यताओं के कारण समाज में अन्य वर्गों की तुलना में निचले स्तर पर हैं। प्रश्न नंबर 7 आता है, आंद्रे बिताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर है, आंद्रे बिताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार जाति के संदर्भ पिछड़े वर्ग, मध्य कृषक वर्ग एवं व्यवसायी जातियां हैं जो शिक्षा एवं नौकरियों में उच्च जातियों से समाज में पीछे रह गए हैं। अब प्रश्न 8 आता है, भारत को लोकतंत्रात्मक भावनाओं का संरक्षण क्यों माना जाता है? भारत को लोकतंत्रात्मक भावनाओं का संरक्षण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह भेदभाव तथा अपवर्जन के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता है। अब प्रश्न 9 आता है, भारतीय संविधान की किन धाराओं में अल्पसंख्यकों का विवरण दिया गया है? भारतीय संविधान की धारा 29, 30 तथा 35A, 35B में अल्पसंख्यकों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1992 में किन 2 योजनाओं को जोड़ा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 92 में 2 योजनाओं का समावेश किया गया जो निम्न प्रकार है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गैर क्षेत्रीय कार्यक्रम लागू किए गए। मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 93-94 के मध्य आरंभ की गई। प्रश्न 11, अर्थशास्त्री सिल्विया ने महिला असमानता के संदर्भ में क्या कहा? इसका उत्तर है, अर्थशास्त्री सिल्विया एन हॉलिट ने अमेरिका में कामकाजी महिलाओं के समक्ष क्रूर दुविधा की अनेक परतें खोली थीं। अब आता है प्रश्न नंबर 12, 1882 में किस भारतीय स्त्री ने महिला सामाजिक, यहाँ पर बच्चों भारतीय स्त्री होगा, महिला सामाजिक असमानता पर पुस्तक लिखी और उन्होंने उसमें क्या कहा था? तो 1882 में ताराबाई शिंदे ने महिला सामाजिक असमानता पर स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक में पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मानदंडों का विरोध किया। अब आता है प्रश्न नंबर 13, निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा में निःशक्त जनों की क्या परिभाषा दी गई? तो इसका उत्तर है, निःशक्त जन को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम
40% पीड़ित हो। अब आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला है, जातीय पूर्वाग्रह पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रत्येक जाति के सदस्य दूसरी जाति के विषय में कुछ पूर्वाग्रह या धारणाएं रखते हैं, वह उनका पालन भी इन्हीं धाराओं के आधार पर करते हैं। यद्यपि इनका कोई आनुभाविक सत्यापन नहीं होता तथा पूर्वाग्रह या यही विचारधाराएं समाज में चलकर जातिवाद का रूप धारण कर लेती हैं। जाति से संबंधित समाज में अनेक पूर्वाग्रह प्रचलित है जो निम्न प्रकार हैं। जैसे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में कहा गया है, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अनेक स्थानों पर नाई जाति के लोगों को चालक अनेक स्थानों पर नाई जाति के लोगों को चालाक और बनिया को कंजूस तथा कायस्थों को झूठा माना जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न जातियों के संदर्भ में इस तरह के पूर्वाग्रह हमें आज भी समाज में देखने व सुनने को मिलते हैं। प्रश्न 2 आता है, अनुसूचित जातियों की मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में निरयोग्यताओं पर प्रकाश डालिए। समाज द्वारा अनेक निरयोग्यताएं अनुसूचित जातियों पर लगाई गई हैं जो निम्न प्रकार से हैं। धार्मिक निरयोग्यताएं, इन जातियों को समाज में अनेक प्रकार से संस्कारों से दूर रखा गया तथा पूजा व आराधना के अधिकार से भी वंचित रखा गया। सामाजिक निरयोग्यताएं, इन जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, खान पान व रहन सहन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। आर्थिक निरयोग्यताएं, इन जातियों के सदस्यों को समाज में बंधुआ मजदूरी करने पर विवश किया जाता था तथा अन्य व्यवसायों को करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता था। फिर आती हैं राजनीतिक निरयोग्यताएं, इन जाति के सदस्यों को समस्त राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया तथा चुनाव लड़ने व पंचायतों में भी कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर आता है प्रश्न 3, राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या पर टिप्पणी कीजिए। राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या की स्थिति को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं जो इस प्रकार से है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजातियों की संख्या 92,38,534 पाई गई है। राजस्थान में कुल आबादी का 13.48% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय आबादी उदयपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में कुल 12 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। जनजातियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 5वां अधिक जनजाति वाला राज्य है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में जनजातीय निवास का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। भौगोलिक दृष्टि से जनजातियों में निम्न तथ्य पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। राजस्थान में जनजाति सदस्य रियासतों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय क्षेत्र यातायात के साधनों से वंचित रहे। ये जनजातियां अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें। राजस्थान में 3 जनजातीय निवास क्षेत्र हैं। पहला आता है दक्षिणी राजस्थान, यहाँ 45% जनजाति निवास करती है। इनमें भील, मीणा, डामोर आदि जनजातियाँ पाई जाती है। प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही आदि जिले इसमें शामिल हैं। पश्चिमी राजस्थान, यहाँ 7% जनसंख्या पाई जाती है। इसमें बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर व जालोर जैसे ज़िले सम्मिलित हैं। फिर आता है उत्तर पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा, जयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। अब आता है प्रश्न नंबर 5,
आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जन्म या जाति के आधार पर ना होकर अन्य कारणों से होता है? उत्तर, आंद्रे विताई ने कृषक वर्ग को पिछड़ा वर्ग माना है जो शिक्षा व नौकरियों में उच्च जातियों से पीछे है। भारत में कृषि करने वाली जातियां मध्य श्रेणी की हैं। भारत में पिछड़े वर्ग का निर्धारण जन्म या जाति के आधार पर न होकर कृषि व अन्य व्यवसायों में लगा हुआ माना जाता है। पिछड़ा वर्ग में उन सभी जातियों एवं समूहों को सम्मिलित किया गया है जो जाति एवं व्यवसाय दोनों ही स्तर पर निम्न माने जाते हैं। अतः उपरोक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग के लोग जाति में व व्यवसायों में दोनों ही दृष्टिकोणों से पिछड़े हुए हैं। ये मध्य स्तर के सदस्य हैं जिन्हें विकास के अवसर नहीं मिले हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 6। उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के मध्य पाए जाने वाले वर्ग को पिछड़ा वर्ग कहेंगे, स्पष्ट कीजिए। अर्थात कैसे कहेंगे ये बताना है। समाज में सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था पाई जाती है जिसके आधार पर सदस्यों को उच्चता व निम्नता की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। भारतीय इतिहास में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। भारतीय संविधान की धारा 340 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह एक आयोग को नियुक्त कर देश में पिछड़े वर्ग की स्थिति का सही मूल्यांकन करे। जाति के संदर्भ में पिछड़ा वर्ग में मध्यम, कृषक एवं व्यवसायी जातियां होती हैं जो उच्च जातियों से शिक्षा, नौकरियों व व्यवसाय के क्षेत्र में पीछे रह गई हैं। अतः पिछड़े वर्ग की स्थिति में समाज में उच्च व निम्न वर्ग से भिन्न होती है। अगला प्रश्न, मंडल आयोग को कौन कौन से कार्य दिए गए हैं? सन 1977 में जनता पार्टी ने पिछड़ी जातियों के विकास के लिए वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसे मंडल आयोग के नाम से संबोधित किया गया। इसके प्रमुख कार्य पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु सुझाव देना, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक लाभकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु कसौटियों को निर्धारित करना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीतियों को निर्धारण करना, संकल्पित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं सिफारिशें करना। बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट है। आप इसको टिक कर लें और अच्छे से याद कर लें। अब अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। समाजशास्त्र में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में क्या परिभाषा दी गई है? तो अल्पसंख्यक का अर्थ है उसकी परिभाषा। अल्पसंख्यक दो शब्दों को मिलाकर बना है, अल्प प्लस संख्यक। अल्प प्लस संख्यक का अर्थ कम एवं संख्यक से तात्पर्य संख्या से, अर्थात जिनकी संख्या कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक समूह को समाज में व्यापक अध्ययन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अल्पसंख्यक की परिधि में संख्यात्मक ही नहीं बल्कि इसकी व्यापकता, हानि व असुविधा आदि के भाव भी शामिल किए जाते हैं। अल्पसंख्यक शब्द का अपना अलग ही महत्व है। समाजशास्त्र में जो लोगों की स्थिति को दर्शाता है, गिडिक्स के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, अर्थात उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता व एकजुटता के भाव होते हैं।